हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मिनाश शेख एंड यू आर वाचिंग लाइट ऑफ कॉमर्स। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आंसर मॉड्यूल 4 का परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। अभी तक इससे पहले के वीडियोस इकोनॉमिक्स के नहीं देखे हो तो पहले उनको देखिए। मॉड्यूल 3 कंप्लीट किया है मैंने, मॉड्यूल 4 का ये थर्ड आंसर है। 8 वीडियोस इससे पहले इकोनॉमिक्स से बन चुके हैं, ये 9वां वीडियो है इकोनॉमिक्स का। तो पीपीपी थियरी अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आना चाहिए एग्जाम में। क्या है थियरी के अंदर बात करते हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी थियरी वाज डेवलप्ड बाय गस्ताव कैसल। गस्ताव कैसल नाम के एक इकोनॉमिस्ट है बहुत बड़े, जिन्होंने 1918 के अंदर पीपीपी थियरी डेवलप किया। उससे पहले भी ये कंसेप्ट आया था, डेविड रिकार्डो जी ने लेके आए थे। डेविड रिकार्डो जिनको हम मॉड्यूल 1 में पढ़ने वाले हैं। डेविड रिकार्डो ने ये कंसेप्ट को लाए थे, लेकिन इस पर वर्क नहीं किए। बट में वर्क इस पे किए हमारे गस्ताव कैसल सर ने 1918 में। पीपीपी थियरी बोलता क्या है? द थियरी इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द एक्सचेंज रेट बिटवीन टू कंट्रीज शुड बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्राइस लेवल ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द दोज कंट्रीज। पीपीपी थियरी का बोलना यह है कि कोई भी दो कंट्री का एक्सचेंज रेट डिसाइड करने का आसान तरीका है बास्केट ऑफ गुड्स के हिसाब से कर लो। अब तुमने बास्केट ऑफ गुड्स के हिसाब से कैसा करेंगे बताता हूँ मैं आगे। एक्सचेंज रेट डिसाइड करने का काफ़ी आसान सा तरीका बताया था गस्ताव कैसल ने। गस्ताव कैसल का मानना ऐसा है कि एक्सचेंज रेट डिसाइड करना, दो कंट्री के प्रोडक्ट के प्राइस को ले लो और एक्सचेंज रेट डिसाइड कर लो। फॉर एग्जाम्पल, एक बास्केट ऑफ गुड्स ले लेंगे अपन, जिसके अंदर 5-6 टाइप के अलग अलग गुड्स लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में उसका रेट, वो गुड्स का रेट समझ लो 80 रुपया है, 80 रुपीज़, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 80 रुपीज़ है। और वही गुड्स का रेट अगर बात करेंगे यूएस में, अमेरिका के अंदर $1 है, तो गस्ताव कैसे बोलते हैं सेम बास्केट ऑफ गुड्स इंडिया में 80 रुपये का है और सेम बास्केट ऑफ गुड्स अगर अमेरिका में या और कोई कंट्री में उनके करेंसी में $1 का या 1 पाउंड का या 1 कुछ भी ऐसा है, तो $1 इक्वल्स टू 80 रुपीज़। काफ़ी आसान तरीका बताया उन्होंने। उनने क्या बोला, बेसिक प्रिंसिपल यही है कि भाई ऐसा फाइंड कर लो। लेकिन इसके अलावा काफ़ी बातें हैं ट्रेड बैरियर्स की, वो सब बातें इन्होंने नहीं किया है। देखो, हर लॉ के पीछे, हर थियरी के पीछे अजम्पशन छुपे होते हैं। अजम्पशंस के पीछे लॉ रहता है। अजम्पशन हटा दो लॉ में से, लॉ रॉन्ग प्रूफ हो जाएगा। तो फिलहाल तो अपन यही बात करेंगे ये थियरी के अंदर कि भाई पीपीपी थियरी ऐसा थियरी है जो एक्सचेंज रेट को डिसाइड करता है विद द बास्केट ऑफ गुड्स। गस्ताव कैसल ने 2 तरीके बताए। द थियरी हैज 2 वर्जन्स, एक एब्सोल्यूट वर्जन और एक रिलेटिव वर्जन। देखो, एग्जाम में 8 मार्क का आने वाला है, तो 8 मार्क के हिसाब से जितना लिखना है वो इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ। हालांकि बहुत ज़्यादा है ये थियरी, लेकिन 8 मार्क के हिसाब से जितना लिखना चाहिए उतना मैं कवर कर रहा हूँ। एब्सोल्यूट वर्जन ऑफ पीपीपी थियरी क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट वर्जन ऑफ द पीपीपी थियरी, द आइडेंटिकल बास्केट ऑफ गुड्स इन 2 डिफरेंट कंट्रीज मस्ट सेल फॉर द सेम प्राइस व्हेन एक्सप्रेस्ड इन द सेम करेंसी। इन अदर वर्ड्स, द एक्सचेंज रेट बिटवीन द करेंसीज ऑफ 2 डिफरेंट कंट्रीज इज डिसाइडेड बाय देयर रिस्पेक्टिव परचेजिंग पावर। जैसा मैंने अभी बताया वैसे ही यहाँ पर एग्जाम्पल में है। इफ अ बास्केट ऑफ कमोडिटी सोल्ड एट ₹140 इन इंडिया, कोई बास्केट ऑफ कमोडिटी है, जो मैंने बोला 80 का एग्जाम्पल है, यहाँ पे एग्जाम्पल कितना दिया है 140 रुपीज़ दिया इंडिया में। एंड द बास्केट ऑफ आइडेंटिकल कमोडिटी, मतलब सेम कमोडिटी, सेल एट $2 इन द यूएसए। जो बास्केट ऑफ कमोडिटी है, मतलब जितने गुड्स यहाँ पर 140 रुपये के मिल रहे हैं इंडिया में, और उतना ही गुड्स सेम आइडेंटिकल यूनिट्स है उसके, वो यूएसए में $2 का मिल रहा है। यहाँ पे 140, यूएसए में $2। देन द एक्सचेंज रेट एक्सप्रेस प्राइस ऑफ द $1 इन टर्म्स ऑफ रुपी विल बी 70। मतलब यूएस वाले $2 पे कर रहे हैं, हम लोग 140 पे कर रहे हैं सेम प्रोडक्ट के लिए, तो बट ऑब्वियस हम लोग $1 इक्वल्स टू अपन 70 पे कर रहे हैं, तो एक्सचेंज रेट कितना हो गया? 70 रुपया हो गया। एग्जाम्पल एकदम आसान सा दिया है। आगे क्या बोलते हैं वो, इट कैन बी एक्सप्रेस एज, फॉर्मूला दिया हुआ है, R इक्वल्स टू प्राइस ऑफ होम कंट्री एंड अपॉन प्राइस ऑफ फॉरेन कंट्री, R इक्वल्स टू PH अपॉन PF, वेयर R इक्वल्स टू
एक्सचेंज रेट पी एच इक्वल्स टू प्राइस इन द होम कंट्री, पी एफ इज प्राइस इन द फॉरेन कंट्री. टेकिंग द अर्लियर एग्जाम्पल वी कैन एक्सप्रेस द रेट ऑफ एक्सचेंज एज, देखो ना 140 लिया इंडियन रुपी, मतलब प्राइस ऑफ होम करेंसी अपॉन प्राइस ऑफ फॉरेन, 140 अपॉन 2. समझ में आ रहा है यार? देखो ये जो फॉर्मूला है अपना, उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया है. होम करेंसी का प्राइस कितना है, 140 रुपये था अपने फॉर्मूले में, और फॉरेन करेंसी का $2. समझ में आया मैं क्या हो रहा हूँ? तो ऐसा यहाँ पे उसने प्रूफ किया है. क्लियर है? तो $1 इक्वल टू 70 आया. बट आगे क्या बोलता है वो, इफ़ देयर इज इन्फ्लेशन इन इंडिया, अगर इंडिया में इन्फ्लेशन है, चीज़ें महंगी मिल रही है, तो 140 की जगह पे अपन ने रेट ले लिया 150. इंस्टेड ऑफ 140 वी आर टेकिंग नाउ 150. अब इंडिया में वही बास्केट ऑफ गुड्स को 140 की जगह पर 150 में खरीदना पड़ रहा है, बट बाहर $2 का ही है, विथ नो प्राइस चेंज इन यूएसए. इंडिया में रेट बढ़ गया, 150 हो गया, लेकिन यूएस में प्राइस चेंज नहीं हुआ. तो 150 अपॉन 2 करेंगे और 75 आंसर निकालेंगे. मतलब डॉलर का रेट अभी बढ़ गया, मतलब रुपीज़ जो है, इंडियन रुपीज़ जो है वो डेप्रिशिएट हो गया. ओके, ये तो इन्फ्लेशन लिया अपन ने. अब इन्फ्लेशन अगर वहाँ हो गया तो, मतलब अगर यूएस में इन्फ्लेशन हो गया तो, मतलब जो $2 की चीज़ थी अब यूएस में $2.5 में खरीदना पड़ रहा है, इंडिया में 150 रुपये का, इंडिया में 150 और बाहर जो है यूएस में $2.5. उल्टा कंडीशन ले लिया अपने, वहाँ पे डॉलर का रेट बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, तो R इक्वल टू 60 हो जाएगा, 150 अपॉन 2.5. मतलब डॉलर का रेट क्या हो गया, कम हो गया. मतलब इंडिया में इन्फ्लेशन है तो डॉलर का रेट बढ़ेगा, और अगर यूएस में इन्फ्लेशन है तो डॉलर का रेट कम होगा. एब्सोल्यूट वर्जन ऑफ पीपीवी थियरी के अंदर आपको इतना लिखना है, और साथ ही साथ थोड़े क्रिटिसिज्म से, मतलब ये लॉ के खिलाफ कुछ बातें हैं वो लिखना है. अगर टाइम रहेगा एग्जाम में तो लिखना है, नहीं रहेगा टाइम तो मत लिखो, चलेगा. टेक्स्ट बुक के अंदर 5 से 6 क्रिटिसिज्म है, यहाँ पे मैंने 3 लिखा हूँ. एब्सोल्यूट वर्जन मेजर्स द एब्सोल्यूट लेवल ऑफ इंटरनल प्राइसेस. इट इज वाइडली एक्सेप्टेड दैट द परचेजिंग पावर ऑफ मनी कैन नॉट बी मेजर इन एब्सोल्यूट टर्म्स. देखो यहाँ पर एब्सोल्यूट वर्जन की बात किया है, मतलब ऐसा बोला है कि ये कमोडिटी इतना इतना है, इतने में ले लिया, बराबर. लेकिन हमारे यहाँ की कमोडिटी में, इंडिया की कमोडिटी में और बाहर की कमोडिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. कुछ चीज़ें हमारी क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है, यूएस की क्वालिटी अच्छी नहीं है. कुछ चीज़ें उनकी क्वालिटी में अच्छी है बट हमारी अच्छी नहीं है. बट यहाँ पे क्या किया, बोले क्वालिटी नहीं, प्रोडक्ट वही है ना. अगर फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, नॉर्मल सा आईफोन की बात करता हूँ. अभी इंडिया में जो आईफोन मिलता है, वो आईफोन जो है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है. अभी सबको पता है आईफोन 14 तो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हुआ है. तो इंडिया का आईफोन 14 एंड यूएस के आईफोन 14 में बहुत फ़र्क है. यूएस का आईफोन 14 इंडिया के आईफोन 14 से फार बेटर है. तो परफॉर्मेंस वाइज भी बेटर है, क्वालिटी वाइज बेटर है. तो अपन क्वालिटी को बाजू में रख के खाली प्राइस के ऊपर रेट डिसाइड नहीं करना चाहिए. तो क्रिटिसिज्म्स में यही लिखा रहता है कि लॉ कैसा कैसा रॉन्ग है. और भी 2 क्रिटिसिज्म लिखा है मैंने, तो पढ़ लेना वो क्रिटिसिज्म. आगे बढ़ते. सेकेंड पॉइंट है रिलेटिव वर्जन ऑफ पीपीवी थियरी. एक तो था कि डॉलर का रेट देखो, इंडिया का रेट देखो, डिवाइड करो और क्या करो, एक्सचेंज रेट डिसाइड करो. बट रिलेटिव वर्जन ऑफ पीपीवी थियरी क्या करता है, ये इन्फ्लेशन को देखता है. मतलब इंडिया में कितना इन्फ्लेशन हुआ, बाहर कितना इन्फ्लेशन हुआ, इन्फ्लेशन के पॉइंट्स को देखता है, मतलब कितना इन्फ्लेशन बढ़ा है. अकॉर्डिंग टू रिलेटिव वर्जन ऑफ पीपीवी थियरी, द एक्सचेंज रेट बिटवीन द डोमेस्टिक एंड फॉरेन करेंसीज is determined by internal purchasing power. Any change in internal purchasing power will cause the earlier equilibrium exchange rate to change. According to the relative version, the exchange rate will adjust by the amount of inflation differential between the two countries. क्या बोला है नीचे, एग्जाम्पल के जरिए फॉर्मूला जरिए समझाता हूँ मैं. यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है कि अगर तुमको नया एक्सचेंज रेट फाइंड करना है, दैट इज R1, मतलब आज का एक्सचेंज रेट, तो तुमको पहले के एक्सचेंज रेट को कंपेयर करके फाइंड करना पड़ेगा. फॉर्मूला देखो क्या है, फॉर्मूला बताओ. R1 इक्वल्स टू R0 इंटू PH1 स्लैश PH0 डिवाइड बाय PF1 स्लैश PF0. मतलब अगर तुमको आज का रेट फाइंड करना है
तो तुमको पहले का रेट दैट इज R0 ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले का इन्फ्लेशन रेट अपॉन आज का इन्फ्लेशन रेट अपॉन पहले का इन्फ्लेशन रेट डिवाइड बाय आज का इन्फ्लेशन रेट बाहर कंट्री में अपॉन पहले का इन्फ्लेशन बाहर कंट्री में। तो मुझे समझ में नहीं आया क्या बोल रहे, तो समझाता हूँ, प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर मैं फॉर्मूले में एक्सप्लेन करता हूँ। लेट अस अज्यूम दैट द एक्सचेंज रेट एज द प्राइस ऑफ द फॉरेन करेंसी डॉलर इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन द बेस ईयर 2015। एक बेस ईयर ले लिया, मतलब पहले का ईयर कितना है 2015। 2015 में डॉलर का रेट दिखाया हुआ है 60 रुपया, ये क्लियर है। जो 2015 का 60 रुपया है दिस इज याद रखना R0, तो मतलब जो आपने यहाँ पे ये है ना R0, पहला R0 जो ना R0 वो 2015 का बेस ईयर का रेट है 60 रुपया। लेट अस ऑल्सो अज्यूम दैट इन द बेस ईयर द प्राइस इंडाइसेस इन बोथ द कंट्रीज वर 100। प्राइस इंडाइसेस मतलब इन्फ्लेशन पॉइंट। तो दोनों कंट्री के अंदर अपन बेस ईयर का जो पॉइंट है इन्फ्लेशन पॉइंट वो 100 ले रहे, मतलब यूएस में भी 100 और हमारे इधर भी 100 पॉइंट से, ये रुपीज़ नहीं है, इसको इंडाइसिस पॉइंट बोलते हैं, इन्फ्लेशन पॉइंट बोलते हैं। इन द ईयर 2020 द प्राइस इन द होम कंट्री हैज़ राइजन टू 180, मतलब हमारा इन्फ्लेशन जो है वो 100 से 180 हो गया। और फॉरेन कंट्री में भी बढ़ा, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ा, इंडिया में भी इन्फ्लेशन आया, वहाँ भी इन्फ्लेशन आया, बट इंडिया में जो इन्फ्लेशन आया वो 180 है और फॉरेन में जो है वो 140 लिखा है। यहाँ पे 144 कर देना, थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा मसला हो जाएगा, नहीं तो 144 करना, मतलब हमारा इन्फ्लेशन 180 तक बढ़ा और बाहर का इन्फ्लेशन कितना हुआ 144। देन फॉर्मूले में डाल दे अपन R0 इज 60, जो आज का रेट है 60 रुपया। PH1 मतलब इन्फ्लेशन रेट अभी का इंडिया का 180, इन्फ्लेशन रेट बेस ईयर का इंडिया का PH0, H स्टैंड फॉर होम कंट्री 100 रुपया, मतलब दोनों कंट्री का वो 0 तो 100 है बेस का पॉइंट। और PF1 इन्फ्लेशन रेट फॉरेन कंट्री का अभी का इज 144, इन्फ्लेशन रेट फॉरेन कंट्री का बेस ईयर का इज 100। तो ये सॉल्व करेंगे अगर अपन तो 180/100 करेंगे, कैलसी पे तो आएगा 1.8 डिवाइड बाय 1.44, 1.8 डिवाइड बाय 1.44 करेंगे अपन तो आएगा 1.25, 1.25 मल्टीप्लाई हुआ 60 से तो रेट हो गया 75। समझ में आया, क्लियर है। अगर नहीं समझ में आया तो इससे आसान तरीका भी है क्या करने का, 60 × 180 अपॉन 144, डायरेक्ट 60 × 180 अपॉन 144 करो तो भी आंसर सेम ही आएगा, मतलब वही हिसाब से भी तुम रेट फाइंड कर सकते हो। मतलब इन्फ्लेशन हमारे यहाँ पे देखो 100 से 180 हुआ और बाहर कंट्री में 100 से 144 हुआ, तो इन्फ्लेशन की बढ़ने की वजह से डॉलर का रेट भी बढ़ गया। ओके, तो करंट एक्सचेंज रेट कितना आ गया अपना 75 और पहले कितना था 60 रुपया था। दिस चेंज अकॉर्डिंग द रिलेटिव वर्जन ऑफ PP थ्योरी इज ड्यू टू इन्फ्लेशन इन द टू कंट्रीज कंसर्न, thus the comparative inflation rate in the two countries will be determined by how much exchange rate will change between the two time period। अगर किसी को अपने कंट्री का इन्फ्लेशन रेट एक्सचेंज रेट डिसाइड करना है तो वो इन्फ्लेशन पे डिपेंड है एज पर द रिलेटिव वर्जन ऑफ PPP थ्योरी। फिर क्रिटिसिज्म दिया हुआ है, 3 क्रिटिसिज्म यहाँ पे भी है। देखो मैंने बोला फटाक से कि कोई भी लॉ जो है वो अजम्पशंस पे डिपेंड है। अभी इसमें क्या लिखा है कि भाई ये यहाँ पर इतना इन्फ्लेशन हुआ, यहाँ पे इतना इन्फ्लेशन हुआ, लेकिन यहाँ पर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन की बात नहीं हुई है, यहाँ पर प्रोडक्ट के क्वालिटी के बारे में बात नहीं हुई है, यहाँ पे प्रोडक्ट पे टैक्स कितना है उसकी बात नहीं हुई है। इन शॉर्ट बोलने का मतलब क्या है, बहुत सारे चीज़ों की बातें नहीं होती है तब जाके लॉ कोई बनता है। अब 12th में लॉ ऑफ डिमांड था, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट डिमांड वेरीज इनवर्सली विद प्राइस। मतलब कोई भी लॉ जब डिसाइड होता है तो वो लॉ के पीछे अजम्पशंस होते हैं, विदाउट अजम्पशंस के लॉ डिसाइड नहीं होता। और क्रिटिसिज्म में हमको क्या लिखना है कि लॉ रॉन्ग है, क्रिटिसाइज करना है हमारे गस्ताव कैसल को कि गस्ताव कैसल ने जो लॉ दिया है वो रॉन्ग है। 2 से 3 पॉइंट क्रिटिसिज्म के लिखो और आंसर को ख़त्म करो। उम्मीद करता हूँ कि आंसर समझ में आया रहेगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।